गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। टुडे वी विल डिस्कस करप्शन। आज हम लोग भ्रष्टाचार विषय का अध्ययन करेंगे। करप्शन जो है ये हमारे यहाँ काफ़ी पुराना फेनोमेना है। एक लंबे समय से ये प्रैक्टिस में रही है और आज के समय में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस बन गई है। ये एक तरह से हमारे समाज के कैंसर के रूप में है, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और अगर हम करप्शन वर्ड को, उसके मीनिंग को देखें तो बेसिकली इसका मतलब होता है डिमोलिशन, कोई नष्ट करना किसी चीज़ को या सोसाइटी को या एक राष्ट्र को पूरी तरह से समाप्त करना। ये बेसिकली उसका जो पर्टिकुलर एक मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम वो करप्शन वर्ड से समझ सकते हैं। एक जो करप्ट सोसाइटी होती है उसमें अनैतिकता या जो भय नहीं होता है नियम कानूनों के प्रति, या कानूनों का सम्मान नहीं किया जाता है, ये कॉमन टेंडेंसी बन जाती है। और इससे क्या होता है, जो सार्वजनिक शक्ति है उसका अब्यूज़ किया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, जिससे कि कुछ निजी लाभों को प्राप्त किया जा सके। और करप्शन के कई अलग अलग फॉर्म में वो हमें दृष्टिगोचर होता है, जैसे कि रिश्वत के कॉन्टेक्स्ट में है, किसी पर एक्सटॉर्शन के थ्रू अत्याचार, अलग तरह से अत्याचार करना, फ्रॉड का केस है, उपलब्ध संसाधनों का दुरुपयोग करना, या सार्वजनिक जितनी संपत्ति है उसको गलत तरीके से उसका प्रोजेक्शन करना, भाई भतीजावाद है, किनशिप, अपने रिश्तेदारों को प्रमोट करना या अपने प्रभाव को यूज़ करना। ये अलग अलग फॉर्म में इसका हम प्रैक्टिस देख सकते हैं। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये जो बिहेवियर है ये डायरेक्टली नहीं ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, क्योंकि होता क्या है कि करप्शंस जो है वो दिन के उजालों में तो होते नहीं हैं। उसमें क्या किया जाता है, वो हिडन प्रैक्टिसेस के फॉर्म में वो सोसाइटी में प्रिवेल करती है। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की गई है कि perversion of destruction of integrity in discharge of public duties by bribery or favor is called corruption। यानी जो सार्वजनिक दायित्वों के निर्वहन में एक इंटीग्रिटी, एक हमारे व्यक्तित्व की एक सशक्तता होनी चाहिए, वहाँ पर अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेस से उसको हम तोड़ देते हैं और इस तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, उसके लिए रिश्वत लेते हैं या किसी विशेष व्यक्ति को फेवर करते हैं, तो इस तरह की जितनी भी प्रैक्टिसेस है वो आपके भ्रष्टाचार के अंतर्गत माने जाएंगे। वेबस्टर डिक्शनरी ने करप्शन को इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि ये ऐसे गलत या जो अनैतिक या इस तरह के जो अवैधिक साध्यों के मध्य संलग्न हो जाने का कार्य है। मतलब अवैध साधनों जैसे कि रिश्वत लेने की इन प्रवृत्तियों में संलग्न हो जाना है, जिसको कि समाज में मान्यता नहीं मिली हुई है। और सबसे जो इजी इसका डेफिनेशन है वो वर्ल्ड बैंक ने किया है कि ये वास्तव में जो सार्वजनिक शक्ति है उसको निजी हितों के लिए जब उसका दुरुपयोग किया जाता है, हम उसको भ्रष्टाचार कह सकते हैं। अब इन डेफिनेशन से अब यही नहीं हमें कंक्लूजन निकालना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में करप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है। जो जितने प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ हैं वहाँ पर ये बहुत ही क्लियर है। जैसे कि हायरिंग किया जाता है, लोगों को नियुक्ति मिलती है, उसमें ये करप्ट प्रैक्टिसेस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ पर फेवरेटिज़म को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो जैसे पब्लिक सेक्टर के लिए ये प्रॉब्लम बनी हुई है, वैसे ही प्राइवेट सेक्टर भी इसके साथ जूझ रहा है। करप्शन जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि हमारा एग्जैक्ट टॉपिक है कि कैसे ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। क्योंकि ये इंडियन पॉलिटिक्स में उसके जो नौकरशाही व्यवस्था है उसमें हम देखें तो वो अंदर तक वो समा चुका है। और इससे क्या हो रहा है, जितने भी रेगुलेशंस है जो मतलब अब इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी को इसने एक तरह से झकझोर के रख दिया है, क्योंकि बहुत सारे उसके नियमन किए गए, उसको संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की गई, सार्वजनिक स्वामित्व की व्यवस्था की गई। इससे क्या हुआ, जो कुछ प्रैक्टिसेस है भ्रष्टाचार की वो सर्वव्यापी हो गई और उससे जो वृद्धि की दर है वो काफ़ी धीमी हो गई। अगर हम 1991 से देखें तो आर्थिक उदारीकरण ने भारत में
कुछ हद तक तो हम कह सकते हैं कि लाल फीताशाही को और नौकरशाही के प्रभाव को इसने कम किया, और इसने कुछ हद तक जो बाजार अर्थव्यवस्था की तरफ रूपांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ने में मदद भी दी है, और इसने हमारी अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन लाके उच्च विकास की गति को भी बल दिया है। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर दृष्टिपात करें तो ये विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन फिर भी जो वृद्धि का दर है या उसके जो प्रभाव है, उसके जो लाभ है, वो सामाजिक आर्थिक समूहों तक उस तरह से प्रॉपरली पहुंच नहीं पाया है, और गरीबी आज भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। और जो भ्रष्टाचार है, इसके काफ़ी सर्वव्यापी और बहुत गहन रूप से ये सामाजिक और एक आर्थिक और राजनीतिक बुराई बनकर समाज के अंदर तक पैठ कर चुकी है। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ी होती है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये एक बहुत गंभीर चुनौती बनकर उभरती है। हमारे एक सतत आर्थिक वृद्धि को ये चोट पहुंचाती है, और साथ ही सामाजिक राजनीतिक जो हमारा ताना बाना है सब देश का, उसको भी ये काफ़ी चोट पहुंचाती है। भारतीय जो सभ्यता है वहाँ पे अगर भ्रष्टाचार को देखें तो इससे सबसे ज़्यादा जो है ये इससे मानवता प्रभावित हुई है, और प्राचीन काल से ही हम इसको देख सकते हैं। अगर प्राचीन इतिहास भारत के इतिहास पर हम दृष्टिपात करें तो भारत के एक प्रसिद्ध दार्शनिक कौटिल्य ने ये कहा था कि ये संभव ही नहीं है कि अगर किसी के जीवा पर शहद या जहर रखा जाए, विष रखा जाए, और उसका वो स्वाद ना ले, ये संभव नहीं है। इसी तरह से सरकारी जो कर्मचारी है, जिन्हें की पैसे का लेन देन को डील करना पड़ता है, तो इसके लिए उनके लिए ये संभव ही नहीं है एक तरह से कि वो एक उसके छोटे भाग को या थोड़े से अंश का वो उसका ग्रहण ना करे, ये उनके लिए संभव नहीं है। मतलब उन्होंने व्यावहारिक रूप से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की कि कैसे ये इल प्रैक्टिस हमारे ये सोसाइटी में बहुत स्ट्रांगली प्रिवेल कर रही है एक लंबे टाइम से, और कैसे ये जो एक बहुत बड़ी समस्या बनकर करप्शन को उभरी है, इसको कौटिल्य ने समझाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार मतलब इसको कैच करना कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस है उसको एक्सपोज करना वो कितना कठिन इसलिए बन जाता है कि जिस प्रकार पानी के भीतर तैरने वाली मछली के बारे में हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वो पानी पी रही है अथवा नहीं पी रही है, उसी तरह सरकारी कर्मचारी जो सरकारी संस्थानों में कार्यरत है वो अपने कार्यों को करते हुए रिश्वत या धन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इसके बारे में हम आश्वस्त होकर इसका कुछ डाटा हम लोग रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब एक जटिल समस्या की तरह हमारी सोसाइटी में पैठ कर चुकी है। और इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम देखें तो करप्शन जो है वो भारतीय राजनीति और जो पूरी हमारी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है इसमें काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो चुकी है। और एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एक रिपोर्ट आई थी, इसमें भी ये स्पष्ट किया गया था कि जो भारत के जो काला धन है जो कि टैक्स हेवन फॉरेन बैंक्स में डिपॉजिट किया गया है, अगर वो भारत में वापस आ जाए तो हम देखेंगे कि उससे जो हमारा जो एनुअल बजट जो भारत का है ना, वो बिना टैक्स को लगाए लगभग 30 साल तक, अगले 30 साल तक वो आराम से बन सकता है। मतलब इतना ज़्यादा काला धन बाहर, जैसे स्विट्ज़रलैंड स्विस बैंक्स के खातों को लेकर कई बार प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है कि क्यों उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है कि उसमें किन किन बड़े लॉबीज होल्डर्स का खाता वहाँ पर है। तो वो दिखाता है कि किस प्रकार ये इल प्रैक्टिस समाज में अंदर तक बैठ चुकी है। इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम देखें जो सबसे पहला हाई प्रोफाइल जो स्कैंडल हुआ था वो था जीप स्कैंडल 1948 का। उस समय क्या हुआ था कि जीप्स जो कि आर्मी के ऑपरेशन के लिए कश्मीर में जिसकी ज़रूरत थी उसको लेकर एक बहुत बड़ा करप्शन का केस आया था। फिर उस समय के कुछ और अदर केसेस है, जैसे कि मुदगल केस है 1951 का, फिर मुद्रा केस 1957-58 का, फिर मालवीय सिराजुद्दीन स्कैंडल 1963 का। ये सब कुछ समय के जब इनिशियल लेवल के जब भारत की आज़ादी के बाद के कुछ बड़े बड़े करप्शन के केसेस थे जिसने उस समय इस प्रॉब्लम की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया। उस समय एडी गोरवाला कमेटी सेटअप की गई थी जिससे कि जो
पूरी प्रशासन की व्यवस्था है उसको थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त किया जा सके और सुशासन की ओर कदम उठाया जा सके। आगे चलकर संथानम कमेटी ने 1962 में इस समस्या का काफ़ी गहन रूप से परीक्षण किया और उन्होंने अपना ये ऑब्जर्वेशन 1964 में रखा कि ये जो इतना ज़्यादा फैल गया है ये समस्या, इसका कारण ये है कि लोगों में वो जो इंटीग्रिटी है, अपने कार्यों को करने के प्रति एक जो समर्पण भाव है, वो कहीं ना कहीं अब बहुत ही असामान्य लक्षण हम देख सकते हैं हमारे मिनिस्टर्स में पाया जाता है। वो अपने आप को जनता के सेवक नहीं, वो खुद करता धरता अपने आप को समझ जाती हैं और ऐसे में क्या होता है, सेवा भाव कहीं ना कहीं मिसिंग होने लगता है। और इससे क्या होता है, वो जो उन्होंने डाटा से इसको क्लियर भी किया कि पिछले 16 वर्षों से जो भी नेता कार्यरत है वो कहीं ना कहीं अवैधानिक तरीके से कोशिश कर रहा है कि अच्छे से अपना जो अपने पुत्र के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए वो अच्छी नौकरियों की व्यवस्था किस प्रकार कर सके, इसके लिए कार्यरत है, या फिर अपने रिश्तेदारों को किस प्रकार वो नेपोटिज़म से, वंशवाद से सपोर्ट कर सके उसके लिए, या फिर जो सार्वजनिक जीवन में वो एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत है तो उस पद का दुरुपयोग करते हुए किस प्रकार वो अधिक से अधिक अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति कर सके या अपने लिए कुछ विशेष लाभ अर्जन कर सके, उसके लिए प्रयासरत है। और बाद के वर्षों में अगर हम देखें तो करप्शन जो है धीरे धीरे सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता रहा और इस समस्या को कैसे निदान करेंगे ये एक चिंता का विषय बन गया। जैसे लोकपाल बिल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो उसको पिछले दशकों में उतना स्ट्रांगली स्ट्रिक्ट प्रोविज़न के साथ नहीं पास किया जा सका। यह अलग बात है, एंटी करप्शन के लिए काफ़ी एजिटेशन अन्ना हजारे के नेतृत्व में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने किया और कुछ हद तक उसमें सफलता मिली कि हाँ ठीक है, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग वर्क करेंगे। लेकिन प्रोविज़न्स कैसे बनाए गए, प्रधानमंत्री को इससे बाहर रखा गया। प्रोविज़न्स को इतने वीक बनाए गए ताकि उसमें अगर कोई मिनिस्टर फंस भी जाता है तो उसके बचने के कई आसार थे। तो इस तरह से करने से क्या होता है, जो वो मतलब ये दिखाता है कि स्ट्रिक्ट प्रोविज़न्स के साथ जब उसको पास नहीं किया गया, इसका मतलब है कि जो भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो काफ़ी कमज़ोर है और वो करप्शन की समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उस तरह से प्रयत्नशील नहीं है। और आज के समय में जो कुछ महत्वपूर्ण जो स्कैंडल्स है, अगर हम उस पर दृष्टिपात करें तो ये समस्या दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है और ये प्रदर्शित भी करती है कि किस प्रकार भारतीय राजनीति और प्रशासन में किस प्रकार जो नौकरशाही की समस्या, मतलब नौकरशाही के क्षेत्र में और भारतीय राजनीति के क्षेत्र में भारतीय राजनीति और नौकरशाही के क्षेत्र में अगर हम देखें तो आज ये करप्शन की समस्या इतनी ज़्यादा फैल गई है जो इस बात को सजेस्ट कर रहा है कि अब ये प्रॉब्लम मतलब काफ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। जो कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस हैं अभी रिसेंट फिनोमेना में अगर हम देखें, कोल अलॉटमेंट का स्कैम है जो लगभग 18,06,000 करोड़ रुपीस का था। फिर 2G स्पेक्ट्रम के स्कैम जो है वो लगभग 17,06,000 करोड़ का था। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो घोटाला है वो लगभग 70,000 करोड़ का था। इसी का लगभग मेगा ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम है, वो भी 70,000 करोड़ का घोटाला था। आदर्श पेपर स्कैम जो लगभग 20,000 करोड़ का घोटाला है। इससे पहले बुफो स्कैम जो लगभग 400 मिलियन का बहुत बड़ा घोटाला था। हवाला स्कैम वो लगभग 8,000 करोड़ का था। सत्यम स्कैम 14,000 करोड़ का। स्टॉक मार्केट स्कैम 3,500 करोड़ का। और मधु कोड़ा स्कैम, ये तो आप जानती हैं कि मिनिस्टर रहते हुए भी इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना, मतलब ये कितनी बड़ी हमारी व्यवस्था के लिए एक प्रश्न चिन्ह है, जो लगभग 4,000 करोड़ का था। तो ये केसेस दिखाते हैं कि कैसे ये पूरी तरह से पैठ कर चुकी है हमारी सिस्टम में। अब करप्शन की प्रकृति कैसी है अगर हम देखें तो जो भारत में ये बहुत ज़रूरी है कि सुशासन की व्यवस्था को बाध्यकारी बनाया जाए। नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो सरकार के तीनों अंग हैं वो अपनी एकता के साथ और दक्षता के साथ कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे। और व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि जो विधायक है, जिनको कि
निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में लोगों के चुना जाता है, वही कानून निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। और कार्यपालिका की जो संस्था है, जिसमें कि आपके मंत्री, नौकरशाही और पूरी जो सरकारी मशीनरी आ जाती है, इसका काम है कि वो कानूनों को प्रॉपर्ली क्रियान्वित करे, जो कि विधायिका की संस्था द्वारा निर्मित की जाती है। और न्यायपालिका का काम क्या है कि वो इम्पार्शियली बहुत ही तटस्थ होकर वो चीज़ों को देखे कि प्रॉपरली लोग जनता द्वारा क्या लागू किए गए कानूनों का सही से पालन हो रहा है कि नहीं, और जो भी इन कानूनों को तोड़ने का काम करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान हो। अब उसका काम क्या हो जाता है कि वो केवल कानूनों की व्याख्या कर सकता है, जो कि कानून निर्माताओं द्वारा संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत पास किया गया है, या उसके बारे में कोई अगर उसको अपने वक्तव्य वर्डिक्ट देने हैं वो कर सकता है। लेकिन जो करप्शन में अगर हम देखें तो पूरी जो प्रशासन की व्यवस्था है उसके हर अंग में ये समाहित हो चुकी है, और कहीं ना कहीं इससे जो इंटीग्रिटी है वो प्रभावित हो रही है, और दक्षता जो है वो भी प्रभावित हो रही है। और आज के समय में सरकार के हर सेगमेंट में और हर पॉलिटिकल सिस्टम के हर कोर में ये अंदर तक चल जा चुका है। और इसकी प्रकृति को अगर हम और अच्छे से देखें तो जो व्यवहार भारतीय विधायकों का है, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर, वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। और करप्शन को हम विधान मंडलों में इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि प्रश्न पूछने को लेकर भी पैसे लिए जाते हैं या अन्य तरह से लाभ प्राप्त किए जाते हैं, तभी किसी प्रश्न को विधानमंडलों में, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या संसद में, उठाया जाता है। फिर किस प्रकार के नियमों का निर्माण हो, और नियम ऐसे बने जिससे कि बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को लाभ हो सके, भले उससे सामान्य जनता को नुकसान हो। इस तरह की प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती है। मतलब ये विधानमंडल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का ऑर्गन है, चाहे संसद कहे चाहे वो राज्य स्तर पर, वहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस है। राजनीति का तो अपराधीकरण हो ही रहा है, ये एक बहुत बड़ा समस्या है, जिसकी वजह से इसको एक बहुत बड़ी समस्या हम कहेंगे संसद का है कि करप्शन ने इसको और ज़्यादा बलवती किया है। क्योंकि हमारा ये अलग से एक टॉपिक ही है क्रिमिनलाइजेशन, तो उसको हम लोग उसमें ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। और कहीं ना कहीं ये शो भी करता है कि हमें बहुत ज़्यादा चुनावी सुधारों को करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका संसद में या राज्य विधानमंडलों में प्रवेश ना हो सके। और अभी के समय में अगर हम देखें तो जो करप्शन का जो लेवल है वो मंत्रियों में काफ़ी ज़्यादा हाई होता चला जा रहा है। 2G स्पेक्ट्रम का मामला देख लीजिए, या कोलगेट जो अलॉटमेंट है, कोल अलॉटमेंट का है, कॉमनवेल्थ स्कैम्स है, ये उदाहरण दिखाता है कि किस प्रकार मिनिस्टर्स भी ऐसे केसेस में बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व हैं और वो उनसे लाभ अर्जित कर रहे हैं इन करप्ट प्रैक्टिसेस से। और ब्यूरोक्रेसी भी इसमें पीछे नहीं है। अगर उसमें देखें तो वो ब्यूरोक्रेसी ने कहीं ना कहीं लाल फीताशाही को काफ़ी बढ़ावा दिया है, और इसका कारण है कि इसकी जो प्रक्रिया है मतलब कार्य प्रणाली है, और इसके पास कुछ स्वविवेक की शक्ति है जिसका कि वो दुरुपयोग करती है। भारत में जो उसका गवर्नेंस है, जो उसका सुशासन, जो प्रशासन की व्यवस्था है, वहाँ पे हमें नियमों को लेकर पारदर्शिता का अभाव देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से जो जटिल कार्य प्रणाली है इससे नौकरशाही शक्तिशाली बन जाती है और वो कई स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट थी जो प्राइवेट डिमांड्स के कॉन्टेक्स्ट में थी कि किस प्रकार हमारे यहाँ रिश्वत की मांग जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और उसमें ये जो इसको ये कंडक्ट किया गया था ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा, जिसकी रिपोर्ट 2009 में, मतलब आज से काफ़ी समय पहले पब्लिश हुई थी। उसमें ये स्पष्ट रूप से था कि अब तो इसके आंकड़े और बढ़ गए कि 90% जो डिमांड है ब्राइब के है वो सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं, और उसमें भी जो 5% है वो इसीलिए कि लोगों को हैरेसमेंट ना झेलना पड़े, इसके लिए वो उस तरह के डिमांड किए जाते हैं। अन्यथा उनको पहले से इंगित कर दिया जाता है, भाई आपकी फाइल तो एक टेबल से दूसरे टेबल तक घूमती रहेगी और ये काम सॉर्ट आउट नहीं होगा। 50% जो है ब्राइब इस एवज पर लिए जाते हैं कि टाइमली आपको जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और इंडिविजुअल जिसके लिए कि इंडिविजुअल पहले से इंटाइटल्ड है, ऐसा नहीं कि वो उसके लिए इंटाइटल नहीं है, लेकिन उन्होंने एक विंडो से दूसरे विंडो दौड़ाया इसलिए जाता है क्योंकि उसने अपना काम को पूरा करने के लिए ब्राइब नहीं दिया है। और लगभग
10% जो है वो कुछ और तरह के लाभ प्राप्त करने के लिए इस तरह के प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिलता है। और जो नौकरशाही का जो करप्शन है, ये पूरी जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें इस तरह से बढ़ गई है, चाहे वो हम रिश्वत के रूप में देखें, फिर भाई भतीजावाद के रूप में देखें, या सरकारी पद के दुरुपयोग में देखें, या संसाधनों के दुरुपयोग में देखें, ये काफ़ी ज़्यादा बलवती रूप में हमारे यहाँ दिखने को मिलती है। और अगर हम जो न्यायपालिका की बात करें, जो कि स्वतंत्रता के बाद उसका कार्य था कि वो संविधान का संरक्षण करेगी, इंडियन कोर्ट में भी ये प्रॉब्लम देख सकते हैं। यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ है कि जो भारत की जो न्यायपालिका है वहाँ भी भ्रष्टाचार फैल गया है, क्योंकि केस के निस्तारण में काफ़ी देरी होती है, न्यायाधीशों की संख्या कम है, प्रक्रिया को काफ़ी जटिल रखा गया है, जिससे और कुछ ऐसे नए कानून बना दिए जाते हैं जिसके बारे में आम जनता उतनी उस तरह से वाकिफ़ नहीं होती है। और इससे और उस जो एक सर्वे कराया गया, इसमें लगभग 3% लोगों का ये मानना है कि जो जुडिशरी है, जिसको कि माना जाता था कि वो कम से कम इंटीग्रिटी के साथ काम करेगी, वहाँ भी करप्शन की प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब हम आते हैं कि आखिर भारत में करप्शन के क्या कारण हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो जो राष्ट्रीय रूप से हम मतलब जब विकास होता है राष्ट्र का, तो देखेंगे कि वो भी जो करप्शन है वो नए तरीक़ों को अपना ढूंढ लेता है, नई तकनीकों को, जिसके माध्यम से वो चीटिंग करने के नई तकनीकें, ब्राइब्स हासिल करने के नई तकनीकें सरकार के मशीनरी भी ढूंढ लेती है, सार्वजनिक संस्था में कार्य करने वाले लोग भी ढूंढ लेते हैं और उस प्रैक्टिस को बढ़ावा देते हैं। और इससे क्या होता है, ये जो करप्शन की प्रॉब्लम है इसके बहुआयामी पक्ष और बहुत जटिल रूप से ये समाज के सामने आते हैं। कुछ जो और कारण हम देख सकते हैं जिसको कि हम भारत में भ्रष्टाचार के कारण के रूप में देखेंगे, जैसे कि भारत में जब राजनीतिक अभिजात्य वर्ग का उद्भव हुआ, इसने ये विश्वास किया, ये हित आधारित वर्ग बन गया, यानी ये निहित स्वार्थों की पूर्ति का वर्ग बन गया और ना कि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति उनका लक्ष्य रखा गया। और कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन की जगह वो अपने हित को ज़्यादा वरीयता देने लगा। फिर ये आर्टिफिशियली इसको प्रोजेक्ट किया गया कि लोगों की संख्या बहुत कम है और इसके पीछे उद्देश्य यही था कि भाई सर्विस डिलीवरी के लिए लोग चाहिए, और ये प्रोजेक्ट किया गया भाई लोग तो हैं नहीं, अब एक लोगों को करना है तो उसको कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए। तो ये इसके पीछे बस यही इंटेंशन रहता है जिससे कि पूरी अर्थव्यवस्था के जो फैब्रिक है उसको कमज़ोर किया जा सके। साथ ही जो करप्शन को बढ़ने में एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा वैल्यू सिस्टम, जो हमारी मूल्य व्यवस्था है उसमें भी काफ़ी धीरे धीरे परिवर्तन आता चला गया। और जो नैतिक जो गुणात्मक मापदंड है, जो कि जिन मापदंडों के आधार पे लोग प्रशासन में कार्य करते थे, उनमें भी काफ़ी क्षय आ गया, जिसके कारण लोग अब अच्छा सही गलत, अच्छा बुरा, न्याय अन्याय के पैमानों से हटकर सिर्फ निहित स्वार्थ से गवर्न होकर जब कार्य करने लगे, तो ये कहीं ना कहीं जो ईमानदारी के जो गुण अवयव थे वो कहीं ना कहीं मिसिंग होने लगे। और जो अगर हम प्राचीन जो हमारे आदर्श थे, जैसे कि वो नैतिकता का हो या सेवा भाव का हो या ईमानदारी का हो, जिनको कि पहले बहुत महत्व दिया जाता था, उनको अब ऑब्सोलेट माना जाने लगा। माना गया कि ये अगर आपको गेन करना है सोसाइटी में, अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो इनको अब अप्रभावी, आउट ऑफ डेट मानना चाहिए। क्योंकि लोग, और एक और बहुत बड़ा रीज़न है क्या ना, लोग जो भ्रष्टाचार के प्रति जो लोगों का जो टॉलरेंस है, धैर्य है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग इसके खिलाफ़ संघर्ष नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सार्वजनिक रूप से अगर बहुत एक सशक्त आवाज़ करप्शन के खिलाफ ना आए, और उसकी पूरी तरह हमारे देश में कमी दिखती है, क्योंकि अगर एक एंटी करप्शन के लिए इतने सालों बाद एक मूवमेंट चला भी, तो उसको कितने % लोगों ने सपोर्ट किया, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर उभर कर आता है। और कहीं ना कोई ऐसा सार्वजनिक फोरम भी नहीं है जो कि इस तरह की करप्ट जो प्रैक्टिसेस है उसको रोकने के लिए आवाज़ उठाती हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमारे देश में ये फैलता चला जा रहा है। फिर जनसंख्या की एक बहुत बड़ी संख्या है, साथ ही एक अशिक्षित वर्ग भी है, और जो हमारी आर्थिक जो अवसंरचना है वो काफ़ी कमज़ोर है। इससे भी क्या हो रहा है कि सार्वजनिक जीवन में जो भ्रष्टाचार है वो काफ़ी ज़्यादा बृहद स्तर पर बढ़ता चला जा रहा है। और
इसके आगे अगर हम देखें, जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी इन्फ्लेशनरी है, मतलब इसमें कभी भी मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। इस तरह की सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी है उनको क्या लगता है कि उनकी जो सैलरीज़ है वो लो है। अगर हम उसको देखें, बहुत इस तरह से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उन कंपैरेटिवली उन्हें लगता है लो है, तो वो फिर दूसरे तरीके से वो लाभ अर्जन का प्रयास करते हैं। जैसे हम एक पुलिस कांस्टेबल के ड्यूटीज़ को अगर हम देखें तो कितनी कम मिनिमम सैलरी में वो काम करता है, लेकिन उसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो ऐसे में अगर वो पैसे खाती है तो ये एक फैक्टर तो है कि वो गलत है, लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी है कि उसकी सैलरी को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर इससे क्या होता है कि वो करप्शन के आश्रय लोग लेते हैं। और अगर हम भारत में डाटा देखें तो जो भारत के जो प्रबंधन जो भारतीय संस्थान हैं उनसे जो ग्रेजुएट निकलते हैं उनके पास कोई अनुभव भी नहीं होता है और उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम सरकारी सचिवों को देखें तो कंपैरिजन में उनको कम मिलता है। और जो एक और महत्वपूर्ण कारण है, जो हमारे यहाँ कानून है वो काफ़ी जटिल है और जो प्रक्रिया है वो भी इतनी जटिल है कि वो सामान्य लोगों को सरकार से है मदद लेने के लिए बाध्य नहीं करती है। वो अगर किसी के साथ करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में किसी को किसी पेपर को पास करने में उससे ब्राइब मांगा गया, तो ऐसा नहीं कि वो उसकी अगेंस्ट अपील करने ऊपर ऑफिस में जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अगर हम अपील करेंगे तो हमारा ये डिले होगा और हमारा काम होगा नहीं। तो जनरली वो सोचते हैं कि हम इसका निपटारा ही कर देते हैं, हम ब्राइब दे के लोकल लेवल पर ही इसको काम को कर लेते हैं। तो ये जब सोच रहेगी, आप गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, तो गलत चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। फिर एक और कारण जो है, बड़े जितने उद्योगपति है ये क्या करते हैं, राजनीतिज्ञों को चुनाव जीतने के लिए फ़ंड प्रोवाइड करते हैं और इससे क्या है, इलेक्शंस में वो अच्छा करते हैं और उसके बदले में पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, उनको कुछ निजी लाभ प्रदान करते हैं। और इसी तरह से जो राजनीतिज्ञ है वो क्या करते हैं, वो चुनावों में जीतने के लिए गरीबों को रिश्वत देते हैं, अशिक्षित लोगों को रिश्वत प्रदान किया जाता है, उनके वोट को खरीदा जाता है, चाहे वो मनी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हो चाहे वो लीकर के थ्रू। इससे समस्याएं और जटिल होती हैं। अब अगर हम आते हैं कि भ्रष्टाचार के क्या परिणाम हैं। भ्रष्टाचार को अगर हम देखें तो इसने पूरी जो निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित किया है और इसने पूरी जो सामाजिक राजनीतिक जो ढांचा है, समाज का फैब्रिक है, इसको नष्ट किया है। और इसने सार्वजनिक जो राजस्व है इसको भी कम किया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों के पीछे जो पैसा खर्च होना था उसमें भी काफ़ी कमी आई है। तो इससे कहीं ना कहीं एक बृहद स्तर पर जो फिस्कल डिफिसिट है ये हमारे यहाँ दिक्कत पर होती है। मौद्रिक क्षेत्र में काफ़ी जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये सरकार को भी एक साउंड फिस्कल पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति को वो फॉलो कर सके, ये भी सरकार के लिए मुश्किल होती जा रही है। और करप्शन ने कहीं ना कहीं जो इनकम है, आय में भी असमानता को बढ़ाया है। क्योंकि होता क्या है कि जो अच्छे पोजीशन के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सरकारी जो क्रिया हैं उनका फ़ायदा उठाकर क्या करते हैं कि वो अन्य जनता के जो पैसे हैं उसको गलत तरीके से अपना हड़पने की कोशिश करते हैं या जनता को नुकसान में रखकर अपनी इम्पोर्टेंट पोजीशन में रहने के कारण वो अधिक इनकम करने की कोशिश करते हैं। और करप्शन से कहीं ना कहीं जो पूरी जो बाजार व्यवस्था है वो भी काफ़ी बुरी तरह प्रभावित हुई है। संसाधनों का गलत तरीके से वितरण हुआ है जिसके कारण क्या है, सरकार की क्षमता में काफ़ी ह्रास हुआ है और जो आवश्यक नियमनकारी नियंत्रण उसको लगाने हैं वो उस तरह से लगा नहीं पाती है। और मार्केट क्यों फेल कर रहा है, क्यों ठीक से काम नहीं कर पा रही है, इसके लिए जो इंस्पेक्शन उसको करना है उसको वो ठीक से कर नहीं पा रही है। और ये कहीं ना कहीं एक आर्बिट्री टैक्स का कारण बनती है। मनमानी टैक्स इसके कारण लगाए जाते हैं क्योंकि सरकार का जो फंडामेंटल रोल है वो काफ़ी कम हो गया है और मार्केट इकोनॉमी की जो वैधता है उसको ये प्रभावित करती है और इससे कुल मिलाकर जो है गरीबी इससे बढ़ती चली जाती है। और जो पैसा टैक्स की प्रक्रिया से आता है वो क्या है, वो जनता का अब एक अमूल्य धन है, लेकिन उससे होता क्या है कि उससे भी ब्लैक मनी जनरेट किया जाता है करप्शन के थ्रू। और ये ब्लैक मनी एक तरह से ऑक्सीजन की तरह काम करता है करप्शन के लिए।
और एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ है कि हमारे यहाँ जो ब्लैक मनी के रूप में जो पैसे फॉरेन बैंक में डिपॉजिट किए जाते हैं, अगर उसको हम रिवर्स भारत में वापस ले आएँ तो जितने भी हमारे ऊपर विदेशी कर्ज हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे, और उसके साथ ही लगभग 20,000 रुपये प्रति भारतीय एक्स्ट्रा अर्न कर पाएंगे अगर वो सारे पैसे यहाँ देश में वापस आ जाए। और राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो करप्शन ने इतना ज़्यादा ये बढ़ चुका है कि अन्याय और कानूनों के प्रति एक तरह से डिसरिगार्ड करना, उसको सम्मान की नज़र से ना देखना, रूल्स को फॉलो ना करना, ये कॉमन प्रैक्टिस की तरह लोग फॉलो करने लगे हैं। और जो मूल अधिकार है, जो आधारभूत मूल अधिकार है या स्वतंत्रताएं हैं लोगों की, उसको ये चुनौती पहुंचा रहा है। और जो न्यायिक निर्णय है जो कि कुछ हद तक ज़रूरी है कि वो कम से कम तटस्थ होकर काम करे, वहाँ भी करप्ट ब्राइब्स जो है वो कोर्ट के ऑफिशियल्स को, नीचे लेवल के मोहरी को और क्लर्क को प्रदान किए जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो डिसीशंस भी है कोर्ट के या प्रोसीडिंग्स है, वो इनोसेंस या गिल्टी और पार्टी के कंसर्न को ना देखते हुए वो देखा जाता है कि किसने ज़्यादा पैसे लगाया है, फिर उसके फेवरेटिज्म में रिजल्ट्स आने लगते हैं। अब जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशंस है या अरेस्ट भी है, वहाँ पे भी हम राजनीतिक रूप से विक्टिमाइजेशन की प्रोसेस को देख सकते हैं कि राजनीतिक रूप से अगर किसी का किसी के साथ रिवेंज है, पर्सनल कोई रिवेंज का मैटर है, उस आधार पर किया जाता है। फेक एनकाउंटर्स होते हैं, फेक तरीके से गलत गरीब लोगों को बंदी बना लिया जाता है। एलिगेशंस किसी और पर लगे हैं लेकिन वो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, उसने पैसा खिला दिया तो उसकी जगह किसी मासूम व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है। तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं कि सॉलिड जो लीगल ग्राउंड के मतलब परे जाकर जब पुलिस और प्रशासन कार्य करने लगती है, और उससे क्या होता है, जो पूरी व्यवस्था है ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए ही मतलब सोशियो जो हमारे भारत के सामाजिक राजनीतिक पर अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने ही ये ऑब्जर्वेशन करके ये बताया था कि हमारे सामाजिक राजनीतिक परिवेश पर अगर हम भ्रष्टाचार के प्रभाव का विश्लेषण करें तो ये एक सभ्य नागरिक समाज के लिए एक कैंसर के रोग के समान है। और अगर इसको समय रहते हुए इसका डिक्टेट ना किया जाए तो निश्चित रूप से ये पूरी जो जनतंत्रीय व्यवस्था है, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, इसको बहुत ही कमज़ोर बना देगी और उसके काफ़ी भयावह परिणाम निकल सकते हैं। और आवश्यकता किस बात की है कि जिम्मेदार, जवाबदेह एवं पारदर्शी व्यवस्था हो, तभी व्यवस्था का हर अंग हो, न केवल एक व्यवस्था, हर व्यवस्था का अंग ऐसा हो, तभी एक स्वच्छ जो व्यवस्था है वो निर्मित हो पाएगी। अब हम आते हैं कि कुछ जो उसके रेमिडियल जो मेजर्स है जिसके आधार पर करप्शन की समस्या का सामना किया जा सकता है। जैसे कई नए नेता हैं जो पद पर आने के बाद वो डिक्लेयर तो करते हैं कि वो भ्रष्टाचार का उन्मूलन करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, वो खुद भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो संपत्ति को ह्यूज गैदर कर सके। कुछ लोग भौतिकवादी बन जाते हैं और उनकी सोच जो है वो धन उन्मुख हो जाती है और वो किसी भी नैतिक या जो मूल्य है, नीतिगत मूल्य है, जो हमारी आधारभूत लक्ष्य होने चाहिए, पैरामीटर्स होने चाहिए बिजनेस डीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में, उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। इसका कारण ये भी है कि जो इस तरह के लोग हैं ना, वो किसी के प्रति भी मॉरली अकाउंटेबल नहीं होते हैं, नैतिक रूप से किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं। ना वो अपनी आत्मा के प्रति होते हैं, ना समाज के प्रति होते हैं, ना राष्ट्र के प्रति होते हैं। और उसके साथ ही कई ऐसे भ्रम भी करप्शन से जुड़े हुए हैं जिनको कि एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है अगर हम इसको पूरी तरह समाप्त करने जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जनता की जागरूकता बहुत ज़रूरी है अगर हमें करप्शन को भारत में समाप्त करना है। क्योंकि अगर, और वो क्यों जागरूकता ज़रूरी है, क्योंकि बिना जनता के जागरूक हुए अगर हर व्यक्ति रिश्वत देने के लिए ना कहना जिस दिन सीख जाएगा, तभी इस तरह की समस्या का निदान हो पाएगा। अन्यथा हम इसका निदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबको लगेगा मेरा काम हो जाए, फिर वो जो मेरा काम हो जाए उसके बाद की जो समस्या है फिर वो निदान नहीं होगी। उसके लिए उसको काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ेगा, ये भी सही है। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधार करना होगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा बहुत अच्छा सा माध्यम है जिसके माध्यम से लोगों को उनके
जो मूल अधिकार है उनकी जानकारी प्रदान की जा सकती है और उसके बारे में वो जागरूक हो सकते हैं। फिर करप्शन को ऐसे भी समाप्त किया जा सकता है कि अगर लोग समझें और ये उनके अंदर ये विश्वास पैदा हो कि वो मूल्यों को जीना सीखे, वो नैतिकता के मापदंडों को माने, उनके जीवन कुछ नीति, कुछ ईमान पर आधारित हो, तब भी ये समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि अगर लोग ये सोचना शुरू करेंगे कि जो उनका जीवन है वो भी जवाबदेह होना चाहिए, जब वो वास्तव में ईश्वर में विश्वास करने लगेंगे, ईश्वर, अल्लाह, गुरु नानक, जिसको भी वो मानते हैं, और जब वो सही में समझेंगे कि उनका वो मानने लगेंगे जो ये जीवन है वो ईश्वर ने जिस प्रकार का रास्ता मानव को जीने के लिए बताया है उस रास्ते में चलेंगे, तब जाके वो इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्योंकि फुल प्रूफ अगर हम सोचें कि कानून बन जाएंगे, इसके बनने में कानून में समस्या नहीं है, समस्या क्रियान्वयन में। और बहुत ज़रूरी है कि कुछ फुल प्रूफ कानून निर्मित हो, एकदम सशक्त कानून बने, जिससे कि कोई भी जगह राजनीतिज्ञों और नौकरशाहियों के लिए न बचे कि वो अपने स्वाविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करें। और साथ ही कुछ नई जो पॉलिसियाँ जो निर्मित होती है उनके लागू करने समय भी ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एक स्वतंत्र आयोग या संस्था जो कि सार्वजनिक हित के प्रत्येक क्षेत्र को देख रही हो, कार्यरत हो, वो इनको प्रॉपरली लागू करे और वो उस आयोग या संस्था के जो निर्णय होंगे उसको केवल कोर्ट में चैलेंज किया जा सके। इस तरह की व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। और लोगों में सहयोग बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो करप्शन है उसको रोका जा सके। और लोगों को भी राइट टू रिकॉल को प्रयोग करना आना चाहिए कि अगर वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों, उन्हें लग रहा है कि वो अपने जो मतदाता है उसके प्रति ही एकदम निरपेक्ष हो गए हैं, उनकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको वापस बुलाने की व्यवस्था भी राइट टू रिकॉल को प्रैक्टिस सिर्फ एक एमपी के छोटे से नगर पंचायत के चुनाव तक वो सीमित ना रहकर लार्ज स्केल पर, नेशनल लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसी तरह जो इलेक्शन की जो फंडिंग होती है वो एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है राजनीतिक भ्रष्टाचार का। तो इसलिए बहुत बृहद चुनावी सुधार की आवश्यकता है और कई ऐसे सुधार जैसे कि स्टेट राज्य प्रायोजित जो राज्य के वित्त से जो चुनाव की जो खर्च है कैंडिडेटों का वो उसका वहन होना चाहिए। और ऐसे जो जो बहुत ही सशक्त जो मेजर्स हैं उनको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जैसे कि इन पार्टी इलेक्शन समय समय पर होने चाहिए, राजनीतिक दलों के जो अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट रेगुलरली होना चाहिए, साथ ही इनकम टैक्स को रिटर्न वो प्रॉपर्ली फाइल कर रहे हैं कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है उनको एक भी चांस नहीं मिलना चाहिए कि वो चुनाव लड़ सके। और इस तरह की सुधार जब बृहद स्तर पर राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ लागू किए जाएंगे तब जाके हम इस समस्या का निदान कर पाएंगे। साथ ही जो प्रजातंत्र है जिसको कि सुशासन की रीढ़ की हड्डी कही जा सकती है, उसको भी एक तरह से नागरिक उन्मुख होकर, नागरिकों के प्रति दोस्ताना होकर, जवाबदेह तरीके से और नैतिकता और पारदर्शिता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, ये बहुत ज़रूरी है। जितनी लोकल जो बॉडीज़ है, हमारी स्थानीय निकाय है जो स्वतंत्र और जो कि सरकार से स्वतंत्र है, जैसे लोकपाल है, लोक अदालत है, विजिलेंस कमीशन है, इनको बहुत स्ट्रांगली इनको रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। ये संस्थाएं मजबूती से अपना कार्य कर सके, इसकी बहुत ज़रूरत है। तब जाके जो बहुत ही स्पीडी जस्टिस मिल सकता है और वो कम खर्चों में लोगों को न्याय प्राप्त हो पाएगा। साथ ही आरटीआई का प्रयोग जो अगर सिटीजन्स करते हैं स्ट्रांगली, तो उससे भी वो सशक्त होंगे और वो अपने से जुड़ी सूचनाओं को सार्वजनिक अधिकारियों से मांग सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन से क्या होगा, वो अब जब भी हो सार्वजनिक विषय, कोई भी उनसे जुड़े हुए निजी विषय हैं, उससे जब वो ऑफिसर्स से मांगेंगे और वो टाइम से देना लगेंगे, तब धीरे धीरे क्या होगी, व्यवस्था में पारदर्शिता आ पाएगी। अब हम इसको समाप्त करेंगे कि जैसे जो हमारे यहाँ अगर हम देखें तो करप्शन का जो है ये एक सिम्टम जो है वो फंड, इसका एक ये सिम्टम दिखाता है हमारे जो मूलभूत जो संस्थागत जो कमजोरियां हैं भारतीय समाज के, उसका एक सिम्टम के रूप में है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इन सिम्टम्स को
बहुत टैकल करने के लिए बस नैरो तरीके से हम उस पर इंटरवेंशन करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, तो इससे नहीं होगा, ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसे अप्रोच को डेवलप करें ब्रॉड तरीके से, कुछ ऐसे फंडामेंटल इंस्टीट्यूशनल डिटर्मिनेंट्स और संस्थागत आधारभूत मापदंडों को विकसित किया जाए, जिससे कि व्यवस्था इससे निजात पा सके करप्शन की समस्या से। ये बहुत चैलेंजिंग है कि पूरी तरह से इस सोच को लाना कि संस्थागत परिवर्तन हो और उसको जो सहभागी मूलक प्रक्रिया का विकास किया जा सके, जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को एक जागरूक नागरिक के रूप में व्यवस्था के सुधार के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे। ये बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन इसको धीरे धीरे लाना होगा, क्योंकि अगर इस प्रकार से संस्थागत सुधार को हम क्रियान्वित किया जाए तो निश्चित रूप से इससे क्या होगा, सहभागी मूलक प्रक्रिया बढ़ेगी और उससे जो एंटी करप्शन की जो एक्टिविटीज़ है उसकी तरफ लोग जागरूक होंगे और कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो प्रक्रियाएं हैं उसको सब जन मिलकर उसको स्ट्रांग बनाएं। और इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण संस्थाओं का आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है जहां सुधार की आवश्यकता है, और उसके लिए सुधार के लिए लोगों को गतिशील बनाना होगा, जिससे कि सब लोग एक इंटीग्रेटेड होकर जो सहभागी प्रक्रिया के अंतर्गत एक बहुत ही सही समय पर इस पर कार्य करना शुरू करें। और जितनी जल्दी ये कार्य शुरू होगा उतनी जल्दी ही हम एक संतुलित व्यवस्था की ओर बढ़ पाएंगे, जिससे कि ऐसे व्यवस्थाओं, ऐसी संस्थाओं, ऐसे ढांचा, ऐसे सेट्स ऑफ रूल्स, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया जा सके, जिससे कि भ्रष्टाचार की समस्या को रोक लगाया जा सके। और अगर अभी के समय में देखें तो फॉर्मली होता क्या है कि हमारा जो पेंडुलम रहता है ना, वो हमेशा इन्फोर्समेंट कार्नर, क्रियान्वयन की तरफ झुका रहता है। ग्रेजुअल जो स्विम है, इसको ज़रूर है कि मिडिल ग्राउंड की ओर ले आया जाए, कि जिससे कि रिकॉग्नाइज़ किया जा सके कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, हमारे लीगल जो इन्फोर्समेंट के मेजर्स, जो जिन क्रियान्वयन की मशीनरी है, कहाँ कहाँ कमी है उसको पॉइंट आउट किया जा सके। क्योंकि जो कानूनी संस्थाएं हैं वो खुद ही करप्शन की लाइन में है, क्रियान्वयन करने की संस्थाएं खुद ही करप्शन की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। तो अगर आपको मिड डे मील की योजना है वो मध्यस्थताओं द्वारा लागू हो रहा है, उन मध्यस्थ ही अगर करप्शन में है तो वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे सही होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनको पॉइंट आउट करके उनका सुधार करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम इसको डील कर पाएंगे। इसलिए करप्शन जो है ये भारत की बहुत बड़ी समस्या है, और ये एक तरह से देखें तो डायबिटीज़ की तरह है, जिसको पूरी तरह से हम कहेंगे कि उन्मूलन हो जाएगा इसका, ये तो मुश्किल है। हाँ, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए एक सशक्त इच्छा शक्ति राजनीति से लेकर हर विधायक, सांसद से लेकर सामान्य जनता, प्रशासक, नौकरशाही, सब लोग इसकी तरफ एकजुट हो, तभी जाके ये काम हो सकता है। क्योंकि पूरी तरह से करप्शन को हम कम्प्लीटली रूट आउट कर देंगे ये संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक टॉलरेबल लिमिट तक इसका एक क्राइटेरिया फिक्स करना, एक सीमा तक इसको ले आना, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जितने ईमानदार और जो सार्वजनिक जीवन के प्रति समर्पित लोग हैं वो आगे आए, और साथ ही जो चुनावी जो खर्च है उस पर नियंत्रण लगाया जा सके। और ये कुछ हद तक ये सारे मेथड्स अगर स्ट्रांगली एक स्ट्रांग विल पावर के साथ, एक सशक्त इच्छा शक्ति के साथ जब सरकार इनको लागू करने का प्रयास करेगी, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की समस्या पर नियंत्रण लगने में काफ़ी वो मददगार साबित हो सकती है। तो इस तरह से ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को यह अंदर से कमज़ोर कर रही है, और इसके लिए सबको जागरूक होकर प्रयत्न करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। धन्यवाद।